हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ब्लड ग्रुप। तो अब प्रीवियस क्लास का हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था आरबीसी होती है, उसकी झिल्ली पर एक संरचना पाई जाती है जो बनी हुई होती है प्रोटीन की, और इस संरचना को कहा जाता है एंटीजन या एग्लूटिनोजन। ये होती है दो प्रकार की, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर ब्लड ग्रुप होते हैं चार प्रकार के, ए बी और ओ। ये बताया था लैंडस्टीनर ने 1901 में, और इसको कहा जाता है एबीओ समूहीकरण। नेक्स्ट हमने देखा था जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर भी प्रोटीन की बनी हुई कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहा जाता है एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसके बाद हमने देखा था कि जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है दोनों समान प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम होती है तो हो जाती है एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया, जिसके द्वारा जो रक्त है वो गोंद के समान चिपचिपी संरचना में परिवर्तित हो जाता है और इसे कहा जाता है समूहीकरण, और इस वजह से ह्यूमन की हो जाती है डेथ। और जब रक्त का हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम रक्त देते हैं, तो उस समय किया जाता है ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट, रक्त संयोज्यता परीक्षण। इसके बाद हमने देखा था कि आरबीसी अगर इस तरह की है तो एंटीजन एंटीबॉडी किस तरह की होगी और ब्लड ग्रुप किस तरह का होगा। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप भी होगा ए बी, और एंटीजन अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। इसके बाद हमने देखा था कि हमको पढ़ना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त स्थानांतरण। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं आरएच फैक्टर, क्योंकि आरएच फैक्टर को भी हमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उससे पहले पढ़ना जरूरी है। वो आपको तब बताऊंगी मैं, अभी ये हम पढ़ते हैं आरएच फैक्टर। देखिए आरएच फैक्टर क्या होता है। हमने पहले देखा था जो आरबीसी है उसकी झिल्ली पर एक प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है। हमने ये बनाई थी आरबीसी, और इसकी झिल्ली पर हमने एक प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर बनाई थी जिसको हमने कहा था एंटीजन। आरबीसी की झिल्ली पर जो प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे हमने कहा था एंटीजन। लेकिन इस एंटीजन के अलावा आरबीसी की झिल्ली पर एक और संरचना पाई जाती है। एंटीजन के अलावा आरबीसी की ये जो झिल्ली है ये हमने बनाई थी आरबीसी। आरबीसी की झिल्ली पर एक और संरचना पाई जाती है जो बनी हुई होती है प्रोटीन की, और ये जो प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं हैं ये एंटीजन नहीं है, ये एंटीजन नहीं है, ये कुछ और है, और इसका हमने नाम दिया है आरएच एंटीजन। इसका क्या नाम है? आरएच एंटीजन। इसको आरएच एंटीजन भी कहा जाता है और इसी को कहा जाता है आरएच फैक्टर। ठीक, जो प्रोटीन की बनी हुई संरचना है उसको हमने कहा आरएच एंटीजन। अब ये जो आरएच एंटीजन है इसकी खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। तो ये जो आरएच एंटीजन है इसकी खोज भी किसने की है? लैंडस्टीनर ने। और ये लैंडस्टीनर ने कहां पर खोज के सर्वप्रथम उनको कहां से पता लगा कि इस प्रकार की भी कोई संरचना पाई जाती है जो कि एंटीजन के अलावा आरबीसी की झिल्ली पर पाई जाती है। तो इन लैंडस्टीनर को पता लगा था ये मकाका रीसस में। मकाका रीसस क्या है? मकाका रीसस एक मंकी है।
मकाका रीसस एक बंदर है। क्योंकि इसकी खोज लैंडस्टीनर ने मकाका रीसस बंदर में की थी, इसीलिए इस RH एंटीजन का एक और नाम है और उस नाम को हम कहते हैं रीसस कारक। तो RH जो एंटीजन है उसके 3 नाम हो गए, RH फैक्टर, RH एंटीजन और रीसस कारक। तो आपको समझ में आया होगा RH एंटीजन क्या होता है। ये जो RH एंटीजन है RBSC की बुक में लिखा हुआ है कि ये कितने अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। तो ये जो RH एंटीजन है वो बना हुआ है 417 अमीनो अम्ल का। अब ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं? RH एंटीजन क्या है? RH एंटीजन है एक प्रोटीन, और जो ये प्रोटीन होती है वो भी किस संरचना से मिलकर बनी हुई होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो ये प्रोटीन जो होती है वो मिलकर बनी हुई होती है एमिनो एसिड्स से। जब एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो बनती है प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड्स से मिलकर बनी हुई होती है, और ये जो RH एंटीजन है ये भी प्रोटीन है और ये बना हुआ है 417 अमीनो अम्ल से। ठीक, अब ये जो RH एंटीजन है इसके आधार पर हमने ब्लड ग्रुप पढ़े थे, तो वो ब्लड ग्रुप को हम RH एंटीजन के अनुसार भी देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए RH एंटीजन जिनमें पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स जिनमें इस एंटीजन के अलावा ये प्रोटीन की बनी हुई एक और संरचना पाई जाती है, उनमें अगर RH एंटीजन पाया जाता है, उनमें अगर ये प्रोटीन की संरचना पाई जाती है तो उनका ब्लड ग्रुप होता है RH पॉजिटिव। और जिनमें ये RH एंटीजन की संरचना नहीं पाई जाती है, इस तरह की प्रोटीन की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, ये स्ट्रक्चर अगर उनमें नहीं पाई जाती है तो उनका ब्लड ग्रुप होता है RH नेगेटिव। ठीक, और ये जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप हमने देखा, इसको कहा जाता है RH सिस्टम। ठीक, ये जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव हमने देखा इसको कहा जाता है RH सिस्टम। अब ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कितने लोगों में पाया जाता है तो उसके भी अलग डाटाज हैं जो कि RBSC और NCERT की बुक में दिए हुए हैं। तो इंडिया में कितने RH पॉजिटिव लोग हैं और वर्ल्ड में कितने RH पॉजिटिव लोग हैं, कितने ह्यूमन बींग्स इंडिया में RH पॉजिटिव है, तो उसका एक परसेंट है। इंडिया में 93% लोगों में RH एंटीजन पाया जाता है। और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 85% लोगों में RH एंटीजन पाया जाता है। ठीक, ये हमने देखा RH एंटीजन किन में पाया जाता है। लेकिन जब इस RH एंटीजन को हम देखते हैं तो हमको इसको ब्लड ग्रुप के साथ देखना होता है। तो ब्लड ग्रुप के साथ हम कैसे देखते हैं इसे, इसको आप देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर A ब्लड ग्रुप, ये है ब्लड ग्रुप, मैंने लिखा A ब्लड ग्रुप, मैंने लिखा B, मैंने लिखा AB ब्लड ग्रुप। ठीक, अब ये A ब्लड ग्रुप में हमने क्या देखा था आगे कि इसमें एंटीजन कौन सी है और एंटीबॉडी कौन सी है, और इसके अलावा हमें इसमें देखना है RH फैक्टर, RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। इसी प्रकार हमें इसमें भी एंटीजन, एंटीबॉडी और RH फैक्टर को देखना है, और सेम हमको इसमें करना है, एंटीजन, एंटीबॉडी और RH फैक्टर। अब हमने देखा है जब हम ब्लड ग्रुप को देखते हैं तो किसी का होता है A पॉजिटिव, किसी का होता है B पॉजिटिव, किसी का होता है A नेगेटिव, AB पॉजिटिव। तो ये ब्लड ग्रुप इस तरीके के होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया A नेगेटिव ब्लड ग्रुप,
यहाँ पर हमने कर दिया बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो इसका मीन्स क्या है, हमने यहाँ पर करा नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर जो RH फैक्टर है उसकी एब्सेंस है। यहाँ पर मैंने लिखा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मीन्स है कि यहाँ पर जो RH फैक्टर है वो प्रेजेंस है। यहाँ पर लिखा नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स जो RH फैक्टर है वो एब्सेंस है। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिख देती हूँ तो इसका मतलब है जो ये RH फैक्टर है यहाँ पर प्रेजेंस है, RH पॉजिटिव है। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले ये जो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन क्या होगी। एंटीजन क्या होती थी, एंटीजन के अकॉर्डिंग ही हम हमारा ब्लड ग्रुप डिफाइन करते थे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पर एंटीजन क्या होगी, एंटीजन ए। यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगी, इसको भी आप देखिए। हमने कहा था कि जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है दोनों विपरीत होते हैं, समान नहीं होते हैं। समान होंगे तो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी और उसका जो है रक्त जम जाएगा, एक गोंद नुमा चिपचिपी संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी है, यहाँ पर एंटीबॉडी है बी। अब RH फैक्टर की हम बात करते हैं, हमने क्योंकि लिखा यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर RH फैक्टर अनुपस्थित है। यहाँ पर आरबीसी की संरचना में एंटीजन के अलावा और कोई प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। फिर इसमें हम देखते हैं बी पॉजिटिव में एंटीजन क्या है। एंटीजन हमने देखा था कि जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। एंटीजन के अकॉर्डिंग ही हम हमारा ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो ये एंटीजन है, एंटीजन क्या होगा, एंटीजन होगा बी। एंटीबॉडी को हम देखते हैं क्योंकि हमको लिखना है एंटीबॉडी इसके एंटीजन के विपरीत। तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी होगी यहाँ पर ए, और क्योंकि हम एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में डिनोट कर रहे हैं इसलिए स्मॉल ए। RH फैक्टर का यहाँ पर क्या स्टेटस है, यहाँ पर हमने लिखा है पॉजिटिव, तो ये RH फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, उपस्थित। इसमें और इसमें RH फैक्टर प्रेजेंस है। इसमें एंटीजन क्या होगी और एंटीबॉडी क्या होगी, सोचिए। ये है AB पॉजिटिव। अगेन एंटीजन के अकॉर्डिंग ही ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। तो इसमें एंटीजन A भी होगी और एंटीजन B भी होगी। और इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी इसमें एब्सेंस होगी। तो आपको समझ में आया होगा कि ब्लड ग्रुप में ए पॉजिटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम बनाते हैं उनका मीन्स क्या होता है। ठीक, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रही हूं। हमने अभी देखा प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ब्लड ग्रुप में एंटीजन होते हैं, ये हमने देखा। एंटीजन के ये हमने देखा था ए और बी, दो एंटीजन है ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में। ब्लड में दो प्रकार के एंटीजन है और इन्हीं के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज पाई जाती है। और ये एंटीबॉडीज क्या थी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये हमने देखा। और इन्हीं के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं जिनको बताया था लैंड स्टीनर ने, एबीओ समूहीकरण उसे कहा जाता है। तो इसमें ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन ए और बी, और उसी के अकॉर्डिंग होती है एंटीबॉडी जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब जब भी कभी रोग होता है तो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं कुछ रोगाणु, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो कोई भी रोग होता है तो जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु ये हो सकते हैं बैक्टीरिया, ये हो सकते हैं वायरस।
तो ये जो रोगाणु हैं, बैक्टीरिया और वायरस, ये हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो इनको भी हमने एक नाम दिया हुआ है। उस नाम को भी इनका जो हमने नाम दिया हुआ है उसका नाम भी है एंटीजन। तो इनको भी, अगर कोई भी बाहरी चीज जो हमारी बॉडी में रोग पैदा करती है तो उसको भी हमने नाम दिया है एंटीजन। तो ये जो रोगाणु है इनको भी हमने कहा एंटीजन। अब ये जब ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि जो WBC है वो प्रतिक्रिया करती है, वो हमारी मेनली रोगों से रक्षा करने का काम करती है। अब वो रक्षा करने का काम कैसे करती है वो हम प्रतिरक्षा टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप देखिए, जो ये एंटीजन है, बैक्टीरिया और वायरस का हमने ये नाम दिया है। कोई भी बाहरी चीज जो हमारे शरीर में प्रवेश करी उसको हमने नाम दिया एंटीजन। अब ये एंटीजन प्रवेश करी तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगी उससे लड़ने के लिए कि आप यहाँ पर मत आओ, आप यहाँ से जाओ, या फिर इन बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के लिए बॉडी कुछ रिएक्ट करेगी। तो वो बॉडी अपने वेपन्स तैयार करती है, और जो बॉडी इनके खिलाफ जो वेपन्स तैयार करती है उनको कहा जाता है एंटीबॉडीज। तो ये एंटीजन को नष्ट करने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है? बॉडी फॉर्मेशन करती है एंटीबॉडी का, और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को नष्ट करने का काम करती है। ये जो एंटीबॉडी है वो इस एंटीजन को खत्म करने का काम करती है। ये एंटीबॉडी इस ही एंटीजन के अकॉर्डिंग बनी हुई होती है। ये जो एंटीजन होगा, ये अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अनुरूप ही हमारी जो बॉडी है वो इसी प्रकार की कुछ संरचना बनाएगी, एंटीबॉडी इसी प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगी जो कि इस बैक्टीरिया को नष्ट कर सके। अगर वायरस है तो कुछ अलग प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगी, और वो जो एंटीबॉडी होगी वो वायरस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन कर सके, वायरस को नष्ट करने के लिए काम कर सके। इस प्रकार हमारा जो शरीर है वो रोगाणु प्रवेश करते हैं, बैक्टीरिया या वायरस, तो इनको कहा जाता है एंटीजन, और इनको नष्ट करने के लिए हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी। इसको भी एंटीबॉडी कहा जाता है। इन दोनों को आप मिक्स ना करें। ब्लड ग्रुप में भी एंटीजन और एंटीबॉडीज होती है, और जब कोई डिजीज होती है तब भी एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसेप्ट चलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम ब्लड ट्रांसफर करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम करते हैं तब इन RH का क्या कंसेप्ट होता है, ये RH किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसको भी हम एक बार देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर RH पॉजिटिव वाला कोई ब्लड है, जिसके ब्लड में, जिस ह्यूमन बीइंग में RH पॉजिटिव पाया जाएगा, जैसे A पॉजिटिव हो सकता है, B पॉजिटिव हो सकता है, AB पॉजिटिव हो सकता है और O पॉजिटिव हो सकता है। तो ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड है, किसी को करना है रक्तदान, और रक्तदान के द्वारा एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करना है। ये बनाया मैंने एक व्यक्ति, और ये दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना है। ये है A और B। तो RH पॉजिटिव वाला ब्लड है इनका, और इस ब्लड को ट्रांसफर हम कर रहे हैं RH नेगेटिव वाले ब्लड में, जहां पर पहले से कोई भी RH फैक्टर प्रेजेंस नहीं है। इनकी RBC की झिल्ली पर प्रोटीन की बनी हुई कोई अतिरिक्त संरचना उपस्थित नहीं है, और इसकी पे इनकी जो RBC है उन पर प्रोटीन की बनी हुई एक एक्स्ट्रा संरचना पाई जाती है, जिसको कहा जाता है RH पॉजिटिव। तो इस RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप, इस RH पॉजिटिव का ब्लड जो है RH नेगेटिव में जब ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इसमें RH नेगेटिव में ये नहीं है, जब इसमें RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ट्रांसफर किया जाएगा RH नेगेटिव वाले में,
तो दोनों के ये जो दोनों हैं RH पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे क्योंकि इसका रक्त इसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये जो RH नेगेटिव है वो इस RH पॉजिटिव को समझेगा कोई बाहरी संरचना, कोई रोगाणु समझेगा ये इसे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बाहरी चीज हमारे बॉडी में प्रवेश करती है तो उसे कहा जाता है एंटीजन, और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। तो जब ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को RH नेगेटिव में ट्रांसफर किया जाएगा तो ये जो RH नेगेटिव है ये इसको समझेगा कोई बाहरी संरचना, ये इसको समझेगा कोई बाहरी संरचना, और इसके खिलाफ ये जो RH नेगेटिव वाला ब्लड है वो बनाएगा एंटीबॉडीज इसको मारने के लिए। इसको लगता है कि ये कोई हानिकारक पदार्थ है, इसको हमको यहां से मारना है, इसको समझता है कोई हानिकारक पदार्थ। तो ये जो RH नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफर हो गया RH पॉजिटिव, तो इसके खिलाफ ये एक एंटीबॉडी बनाएगा जो कि इस RH पॉजिटिव को नष्ट कर सके। और वो जो एंटीबॉडी है उसका नाम है IgG एंटीबॉडी। वो जो मैंने आपको एंटीबॉडी बताई थी कि एंटीबॉडी बनाकर किसी रोगाणु को नष्ट किया जाता है, तो ये जो RH नेगेटिव वाला है ये इस तरह की कोई एंटीबॉडी बनाएगा और इसके खिलाफ कार्य करेगा। जब ये एंटीबॉडी बनाता है तो एंटीबॉडी क्या करेगी, जो RBC है और ये जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इसके समूहन की क्रिया करने लगेगी, इसके एग्लूटिनेशन की क्रिया करने लगेगी। RBC और RH पॉजिटिव के समूहन की क्रिया जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था वो करने लगेगी, और ये करने लगेगी एग्लूटिनेशन। और ये होने लगेगी नष्ट। इसको कहा जाता है हीमोलाइसिस। इनको करने लगेगी नष्ट। RBC और ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है इनको करने लगेगी नष्ट। और जब ये RBC को नष्ट करती है, तो जब RBC को हमने पहले पढ़ा था, जब RBC नष्ट होती है तो क्या संरचना बनती है, तब बनता है बिलीरुबिन। और ये जो बिलीरुबिन है वो आगे जाकर यकृत में और प्लीहा में इनमें इकट्ठा होने लग जाता है, और इन दोनों को ये पहुंचाता है हानि। यकृत मीन्स लीवर और प्लीहा स्प्लीन। और इस वजह से लीवर फेल्योर हो जाता है और ह्यूमन की हो जाती है डेथ। ठीक, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इन RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का क्या महत्व है ये आपको समझ में आया होगा। अगर RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप का ब्लड अगर हम RH नेगेटिव में ट्रांसफर करते हैं तो जो ये RH नेगेटिव है वो एंटीबॉडीज बनाता है, और उस एंटीबॉडी का नाम है IgG। और ये जो ब्लड ग्रुप है उसमें समूहन की क्रिया प्रारंभ कर देगा, और जब ये समूहन की क्रिया प्रारंभ करेगा तो ये RBC और ये RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है वो होने लग जाएगा नष्ट, पूरा ब्लड ही नष्ट होने लग जाएगा। और RBC के नष्ट होने से बनती है बिलीरुबिन, और ये जो बिलीरुबिन है वो यकृत और प्लीहा में जाकर इनको हानि पहुंचाती है, और जो ये लीवर है उसके फेल्योर का कारण बनती है और ह्यूमन की हो जाती है डेथ। इसे कहा जाता है, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कहा जाता है RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH विसंगति। तो
रक्तदान, जो रक्तादान है इसको हिंदी में कहा जाता है रक्तादान। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये जो प्रोसेस है ये हो सकती है, इसीलिए जब भी ब्लड का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि ये RH पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसको कहा जाता है RH इनकम्पेटिबिलिटी। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं किन किन का ब्लड ग्रुप किन किन में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हम एक बनाते हैं दाता, जो कि ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में देगा, उसे कहेंगे दाता। और एक होगा ग्राही, रिसीवर, डोनर एंड रिसीवर। ठीक। और यहां पर जो ट्रांसफ्यूजन है वो हो सकता है या नहीं, इसको हम देखेंगे। तो पहले मैंने लिया RH पॉजिटिव वाले दाता को, और ग्राही कौन है, ग्राही भी RH पॉजिटिव है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि जो दाता है वो है RH नेगेटिव और जो ग्राही है वो भी है RH नेगेटिव। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, दाता तो हो RH नेगेटिव और ग्राही हो RH पॉजिटिव। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, दाता हो RH पॉजिटिव और ग्राही हो RH नेगेटिव। तो इनमें से किस किस में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो सक्सेसफुल होगा, तो इसको हम देखते हैं। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का अगर ब्लड RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को दिया जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो ना तो ये वाला जो ग्राही का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव वाला, ये जो RH पॉजिटिव इससे आएगा उसको कोई बाहरी संरचना नहीं समझेगा, इसको कोई रोगाणु नहीं समझेगा और हानिकारक पदार्थ भी इसको नहीं समझेगा, इसीलिए ये ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा। यहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है RH नेगेटिव, ये भी है RH नेगेटिव। RH नेगेटिव मीन्स वही RBC की झिल्ली पर कोई भी अतिरिक्त संरचना नहीं बनी हुई है, यहां पर भी कोई अतिरिक्त संरचना नहीं बनी हुई है, दोनों में ही नहीं है तो दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और यहां पर भी हो जाएगा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। अब RH नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप का ब्लड RH पॉजिटिव वाले में ट्रांसफर करना है, तो यहां पर RH पॉजिटिव है और यहां पर है RH नेगेटिव। इस वाले ब्लड ग्रुप में, दाता के ब्लड ग्रुप में, यहां पर कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है जो कि RBC की झिल्ली पर प्रोटीन की बनी हुई है, अतिरिक्त संरचना। तो इस वाले ब्लड ग्रुप में क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा, RH नेगेटिव है, कोई ऐसी प्रोटीन की संरचना आ ही नहीं रही, तो यहां पर ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा और यहां पर भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहां पर वही कंडीशन जो अभी हमने आगे देखी थी, यहां पर है RH पॉजिटिव और यहां पर है RH नेगेटिव। अब ये RH नेगेटिव है तो ये जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आएगा जिसमें RBC की झिल्ली पर एक अतिरिक्त संरचना बनी हुई है, तो इसको समझेगा ये बाहरी पदार्थ और इसके खिलाफ ये बनाएगा एंटीबॉडीज। और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा समूहन या एग्लूटिनेशन। तो इस प्रकार आपने देखा कि किन किन का ब्लड ग्रुप किन किन में ट्रांसफर किया जाता है, ये वाली स्थिति नहीं हो सकती। ठीक। अब आगे हम देखते हैं, ये हमने देखा ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में, रक्तदान में। अब इसका हम देखेंगे वंशागति में इसका क्या महत्व होता है। तो अब हम देखते हैं वंशागति में RH एंटीजन का महत्व। ठीक। अब इसमें भी
वंशागति में क्या होगा, यहां पर होंगे पिता, यहां पर माता और यहां पर संतान। ठीक, अब जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो भी है RH पॉजिटिव। तो कोई दिक्कत आई थी क्या पहले, इस जगह कोई दिक्कत आई थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, नहीं आई थी। तो यहां पर भी ये जो संतान है वो होगी नॉर्मल। अब पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो है RH नेगेटिव और माता का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, और यहां पर भी संतान होगी नॉर्मल। थर्ड कंडीशन, फादर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, मदर का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, तो यहां पर भी नॉर्मल कंडीशन होगी, जैसा कि हमने यहां पर देखा। ये वाली सारी सिचुएशन है। अब हम फोर्थ कंडीशन ले रहे हैं। फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, फोर्थ कंडीशन में पिता का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप है, ये है फादर और ये है मदर। मदर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव। तो यहां पर जो संतान उत्पन्न होगी उसको हम देखते हैं कि उस पर इन ब्लड ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट इनका चाइल्ड होगा, पहली इनकी जो संतान होगी, फर्स्ट संतान वो होगी नॉर्मल, और जब इनका फर्स्ट ये चाइल्ड बर्थ होगा, फर्स्ट जो प्रसव होगा, चाइल्ड बर्थ होगा, इस दौरान क्या होगा, क्योंकि ये जो संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, RH पॉजिटिव अगर होगा तो प्रसव के दौरान माता का और जो ये संतान है ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। प्रसव के दौरान ये जो माता का ब्लड ग्रुप है, माता का ब्लड ग्रुप था जो कि RH नेगेटिव था और जो संतान का है वो है RH पॉजिटिव। तो जब फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होगा उस दौरान माता का ब्लड ग्रुप और जो ये चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है जो कि RH पॉजिटिव है, माता का RH नेगेटिव है, ये दोनों आएंगे कांटेक्ट में। और ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो क्या सिचुएशन होगी ये मैंने आपको पहले बताया। देखो, अगर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव कांटेक्ट में आते हैं तो बनती है इस प्रकार की कुछ एंटीबॉडी और होता है समूहन का प्रोसेस और ये RBC होने लग जाती है नष्ट। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी ये जो RH पॉजिटिव है इसके खिलाफ ये जो RH नेगेटिव है वो क्या बनाने लग जाता है, एंटीबॉडीज। क्योंकि फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आया तो इसने इसको समझा कोई बाहरी पदार्थ और ये जो ब्लड ग्रुप है माता वाला वो बनाने लग जाता है एंटीबॉडीज और इसने बना ली एंटीबॉडी। और फर्स्ट चाइल्ड क्योंकि चाइल्ड बर्थ हो चुका है, कांटेक्ट में आया ब्लड, तो इन्होंने बनाई, माता की जो ब्लड ग्रुप है उसमें बनी एंटीबॉडी। चाइल्ड, इस वाले चाइल्ड बर्थ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये जो चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो नॉर्मल होगा। अब हम सेकंड चाइल्ड की बात करते हैं। इसमें ये हमने देखा फर्स्ट चाइल्ड, अब होता है सेकंड चाइल्ड जो कि है भ्रूणावस्था में, ये गर्भ में ही है अभी। तो क्या होगा, क्योंकि ये भी होगा RH पॉजिटिव,
RH पॉजिटिव ये होगा, और क्योंकि जो माता है उसके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज पहले से ही बनी हुई है, किसके खिलाफ? RH पॉजिटिव के खिलाफ। तो ये जो एंटीबॉडी है वो इस वाले ब्लड ग्रुप से मिक्स होगी, तो इस जगह क्या होगा? इस जगह होगा समूहन की क्रिया होगी, इस जगह एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी। तो इस जगह क्या होगी? क्योंकि एंटीबॉडीज बनी हुई है और ये जो सेकेंड चाइल्ड है उसका ब्लड कांटेक्ट में आएगा, एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रेजेंस है। फर्स्ट चाइल्ड के टाइम एंटीबॉडीज नहीं थी, वो प्रसव के दौरान क्योंकि कांटेक्ट में आया था ब्लड और उस दौरान एंटीबॉडीज बनी थी। अब सेकेंड चाइल्ड जब हो रहा है तो पहले से ही माता का जो शरीर है, माता की जो बॉडी है, माता का ब्लड, उसमें है एंटीबॉडीज। तो ये जो एंटीबॉडीज है वो जो ये चाइल्ड है, जो सेकेंड चाइल्ड है जो कि है RH पॉजिटिव, उसके कांटेक्ट में आती है। और यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है? यहाँ पर होती है समूहन की प्रोसेस, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस। और जब ये एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी, तो मैं ये एग्लूटिनेशन की प्रोसेस आपको बता चुकी हूं, इसकी वजह से क्या होगा? ये जो चाइल्ड होगा उसकी हो जाएगी मृत्यु भ्रूणावस्था में ही। ठीक, तो सेकेंड जो चाइल्ड होगा वो मृत हो जाएगा। और अगर किसी वजह से ये जीवित भी रह जाता है, जो सेकेंड चाइल्ड है, मान लो ये रह गया जीवित, अगर ये जीवित भी रह जाता है किसी वजह से, तो ये होता है कमजोर और इसको होता है हिपेटाइटिस। ये लिखा हुआ है RBSc की बुक में। अगर ये किसी कारणवश जीवित भी रह जाता है तो ये जो बच्चा होगा, सेकेंड चाइल्ड होगा, वो होगा कमजोर और उसको होगा हिपेटाइटिस। तो ये जो प्रोसेस है सेकेंड चाइल्ड बर्थ में, जो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस है, ये पूरी जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है इस पूरी जो प्रोसेस है उसको नाम दिया जाता है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलस। इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलस। हिंदी में इसे कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग। ठीक, तो वंशागति में RH एंटीजन का क्या महत्व है ये आपको समझ में आया होगा। तो जो RH पॉजिटिव अगर फादर है और RH नेगेटिव अगर मदर है तो इस तरह की प्रोसेस होगी और उसकी वजह से लास्ट में होगा एग्लूटिनेशन का प्रोसेस और उसकी वजह से या तो चाइल्ड की हो जाएगी मृत्यु, अगर वो जीवित भी रहता है तो वो होगा कमजोर और उसको होगा हिपेटाइटिस। और इस जो डिजीज है इसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलस। तो इस प्रकार की अगर क्रिया ना हो, इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट चाइल्ड हुआ ये नॉर्मल हुआ था और इसी दौरान 24 घंटे में इसका उपचार क्या है, 24 घंटे में, फर्स्ट चाइल्ड के 24 घंटे में डॉक्टर इस मदर को लगाते हैं एंटी RH इंजेक्शन। एंटी RH इंजेक्शन इसको लगाते हैं, एंटी RH डी का इंजेक्शन मदर को लगाया जाता है। और इसके बाद ये जो उपचार करने के बाद जो सेकेंड चाइल्ड है उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये भी सामान्य पैदा होता है, क्योंकि ये जो एंटी RH डी इंजेक्शन लगाया वो क्या करता है, वो ये एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को
रोक देता है। ये जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ इसको नहीं होने देता है। और जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो सेकेंड चाइल्ड, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी और RH पॉजिटिव के खिलाफ कार्य करने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, तो जो सेकेंड चाइल्ड है वो भी नॉर्मल पैदा होगा। इसे कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। ठीक, ये हमने RH एंटीजन देखा। अब जो ये RH एंटीजन है वो भी मेनली होते हैं 5 टाइप्स के। RH एंटीजन हमने देखे RBSC की बुक में है ये होते हैं 5 टाइप के। RH एंटीजन D 5 टाइप के कौन से होंगे? RH D, देन RH कैपिटल E और RH स्मॉल e एंड RH कैपिटल C एंड RH स्मॉल c। और इन सब में ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, जो RH एंटीजन है वो 5 टाइप के हैं। 5 टाइप के हमने देखे इनको, RH D फर्स्ट, RH एंटीजन E और RH स्मॉल e, RH एंटीजन C और RH स्मॉल c। ये है 5 टाइप के RH एंटीजन। ठीक, अब इस सब के बाद हम देखते हैं ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त स्थानांतरण। रक्त स्थानांतरण या रक्त आदान की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी आप देखिए। रक्त स्थानांतरण की आवश्यकता क्यों होती है? तो अगर किसी को लगी है चोट, आवश्यकता क्यों? अगर किसी को लगी है चोट और उसकी वजह से हो जाता है ज्यादा ब्लड लॉस, किसी का ब्लड लॉस हो जाता है तो उसको भी हमें रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो उसी वजह से भी रक्त स्थानांतरण की आवश्यकता हो सकती है। सेकंड, एनीमिया। एनीमिया, रक्ताल्पता, अगर किसी में रक्त की कमी है तो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। थर्ड क्या हो सकता है? सर्जरी। अगर किसी की सर्जरी हुई है और उसमें ब्लड लॉस हुआ है तो उसको भी रक्त स्थानांतरण की आवश्यकता हो सकती है। फोर्थ, हीमोफीलिया। ये रोग में हम आगे पढ़ेंगे हीमोफीलिया क्या होता है। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें भी रक्त स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। और एक और डिजीज होती है, उसे कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस हो सकती है जब किसी व्यक्ति को ब्लड स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। ब्लड स्थानांतरण की प्रोसेस क्या होती है? ये पूरी तरह से साइंटिफिक प्रोसेस होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन हमें करना होता है कहीं से। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड चाहिए तो हम कहीं से ब्लड का कलेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में फर्स्ट जो पल है वो है ब्लड कलेक्शन।
ब्लड कलेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? हमें सबसे पहले जो भी डोनर है उसका हेल्थ का चेकअप करना होता है। जो दाता है उसके स्वास्थ्य का परीक्षण हम करते हैं। दाता के रक्त के स्वास्थ्य का हम परीक्षण करते हैं और इसमें हम यूज लेते हैं, स्वास्थ्य का परीक्षण हो गया, अगर दाता पूरी तरह से स्वस्थ है तो हम कैनुला के थ्रू स्टेरिलाइज्ड एंटीकोएगुलेंट कंटेनिंग पाउच लेते हैं, निर्जमिक स्टेरिलाइज्ड एंटीकोएगुलेंट पाउच। स्टेरिलाइज्ड मीन्स निर्जमीकृत, जिसमें कोई भी जर्म्स नहीं होंगे, उसको कहा जाता है स्टेरिलाइज्ड। एंटीकोएगुलेंट मीन्स उस पाउच में रक्त जमे नहीं, इसीलिए एंटीकोएगुलेंट। कोएगुलेशन मीन्स जमना होता था, एंटीकोएगुलेंट मीन्स जिससे जमेगा नहीं रक्त। और पाउच, तो कैनुला के थ्रू इस पाउच में हम दाता का जो ब्लड है उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक। और इस जो ये जो रक्त दाता ने दिया है उसके 2 या 3 दिन बाद दाता में प्लाज्मा की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि दाता ने अपना ब्लड दे दिया है तो दाता में भी तो कुछ प्रोसेस होगी। तो इसमें 2-3 दिन बाद जो प्लाज्मा था वो दोबारा बनने लग जाता है। 2-3 दिन बाद प्लाज्मा बनने लग जाता है और लगभग 36 दिन, ये डाटा आरबीएससी की बुक के हैं, 36 दिन में जो ब्लड सेल्स है वो बनने लग जाती है। इस प्रकार हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं और दाता के स्वास्थ्य पर कोई इफेक्ट ना हो, डोनर के स्वास्थ्य पर कोई इफेक्ट ना हो, इसके लिए इसको भी कुछ समय तक निगरानी में रखा जाता है। तो हमने कर लिया ब्लड कलेक्शन। अब हम सेकंड करेंगे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हम कल देखेंगे। आज हमने जितना पढ़ा उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा था आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या होता है? आरबीसी की जो झिल्ली है उसमें एंटीजन के अतिरिक्त प्रोटीन की बनी हुई एक अतिरिक्त संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है आरएच एंटीजन। और इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने मकाका रीसस बंदर में, और इसीलिए इसका एक और नाम है रीसस कारक। जिन व्यक्तियों में आरएच एंटीजन पाया जाता है उनको कहा जाता है आरएच पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाता है उनको कहा जाता है आरएच नेगेटिव। और इस पूरी जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है आरएच सिस्टम। इंडिया में आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं 93% और वर्ल्ड में 85% व्यक्तियों में आरएच पॉजिटिव पाया जाता है। और आरएच एंटीजन जो होता है वो 417 अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है। इसके बाद हमने देखा था कि ए नेगेटिव है तो इसमें आरएच एंटीजन एब्सेंस होगा, बी पॉजिटिव है तो इसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंस होगा, ए बी पॉजिटिव है तो इसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंस होगा। इसके बाद हमने देखा था कि कोई भी बाह्य पदार्थ या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको हम कहते हैं एंटीजन, और उसको नष्ट करने के लिए बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। इसके बाद हमने देखा था रक्ताधान में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आरएच जो एंटीजन है उसका क्या महत्व होता है। अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को आरएच नेगेटिव में ट्रांसफर करते हैं तो जो आरएच नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो बनाता है आईजीजी एंटीबॉडी, और इस वजह से एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होती है और हमारा जो ब्लड है वो नष्ट होने लग जाता है, बिलीरुबिन पिगमेंट बनता है और वो यकृत या प्लीहा को हानि पहुंचाता है और इस वजह से लीवर फेल्योर हो जाता है
और ह्यूमन की हो जाती है डेथ। इसके बाद हमने देखा RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव का ट्रांसफर किया जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें किया जा सकता है। RH नेगेटिव का RH नेगेटिव में किया जा सकता है, RH नेगेटिव का RH पॉजिटिव में किया जा सकता है, और RH पॉजिटिव का RH नेगेटिव में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें एग्लूटिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर हमने देखा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। इसमें हमने क्या देखा, अगर फादर है RH पॉजिटिव और मदर है RH नेगेटिव, तो उनकी जो फर्स्ट संतान है, फर्स्ट चाइल्ड है, वो नॉर्मल पैदा होती है, और उस दौरान माता के शरीर में, क्योंकि उनका रक्त कांटेक्ट में आता है, तो माता का जो ब्लड है वो एंटीबॉडी बनाने लग जाता है, और जब सेकेंड चाइल्ड होता है तो वो एंटीबॉडी सेकेंड चाइल्ड की भ्रूणावस्था में ही मृत्यु का कारण बनती है। और इसको रोकने के लिए हमने देखा था कि जो फर्स्ट प्रसव है, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ है, उसी दौरान माता को दिया जाता है एंटी RH इंजेक्शन, ताकि जो ये एंटीबॉडी है उसका फॉर्मेशन ना हो और ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस जैसी कंडीशन ना हो। इसके बाद हमने देखा था RH एंटीजन 5 टाइप की होती है, RH-D, RH कैपिटल ई और RH स्मॉल ई, RH-C और RH स्मॉल सी। इसके बाद हमने देखा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता क्यों होती है, अगर किसी को चोट लगी हुई हो, एनीमिया हो, सर्जरी हो, हीमोफीलिया हो, या फिर सिकल सेल एनीमिया हो। फिर हम करते थे ब्लड का कलेक्शन, ब्लड कलेक्ट करने के लिए हम क्या प्रोसेस करते थे वो हमने देखा, और हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।